तो लास्ट क्लास में हम लोग एक सवाल दिए थे ना। सवाल ये था कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी मान लो भरा हुआ है और इसके अंदर एक ब्लॉक है और इस पर एक क्वाइन रखा हुआ है, ये ना ब्लॉक पे क्वाइन जब नीचे गिर जाएगा इसमें तो क्या होगा? क्वाइन नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा? मतलब लेवल बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? यही है ना। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बुआयंसी बी ऊपर लगा, अभी कितना लगा? एम जी, एम वुड का भी लगा और एम क्वाइन का इंटू जी लगेगा ना। तो इनिशियली क्या लिखेंगे? इनिशियली अगर देखो तो एम डब्ल्यू प्लस एम क्वाइन इंटू जी इज इक्वल टू बी होगा ना। यानी एम डब्ल्यू प्लस एम क्वाइन इंटू जी बराबर कितना? वी इन रो वाटर इंटू जी, ये कट गया तो वी इन कितना आ गया? एम वाटर बाई रो वाटर प्लस एम क्वाइन बाई रो वाटर। ये आया इनिशियली वी इन, आया कि नहीं आया? अब क्या हुआ? व्हेन क्वाइन ड्रॉप्ड इनटू वाटर, जब क्वाइन को पानी, गेट बंद करो, जब क्वाइन को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? ये B और ये एम जी, एम डब्ल्यू इंटू जी, यही है ना। अब तो बुआयंसी केवल इसको बैलेंस करेगा। तो V इन किसका है? ये यहां तो ये पूरा V इन हो गया, इसका पूरा वॉल्यूम अंदर है क्वाइन का, अब प्लस इसका जो अंदर है वो। तो हम क्या करेंगे? V इन पहले हम ले रहे हैं वुड का, है ना, इंटू जी इंटू रो एल, ये कितना के बराबर होगा? एम डब्ल्यू इंटू जी, रो एल मतलब रो वाटर। जितना वुड का वी इन हुआ उतना ही ना वेट डिस्प्लेस हुआ लिक्विड का, उतना ही वॉल्यूम ना, सॉरी उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ। तो वी इन किसका ले रहे हैं? वुड का ना, इंटू जी इंटू रो वाटर का। ये किसके बराबर होगा? एम वुड इंटू जी से जी कट गया। तो अब बताइए यहां वी इन कितना आ गया? वी इन ऑफ वुड ये आ गया मास ऑफ वुड अब बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आया। बोलो, अब हम बात कर रहे हैं वी इन ड्यू टू क्वाइन। तो V इन क्वाइन का कितना होगा? ये तो पूरा डूब गया है, तो क्वाइन का मास बाय डेंसिटी ऑफ क्वाइन, यही ना। पूरा वॉल्यूम डूब गया तो इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे? मास ऑफ क्वाइन बाय डेंसिटी ऑफ क्वाइन। तो V इन टोटल क्या हुआ? V इन टोटल V इन की अगर हम बात करें तो कितना आ गया? तो ये आ गया मास ऑफ वुड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर
प्लस मास ऑफ क्वाइन बाय डेंसिटी ऑफ क्वाइन, यही ना। अब इसको, ये इनिशियल है ये और ये फाइनल है, दोनों को कंपेयर करिए। यहां तो मास ऑफ वुड, ये भी मास क्या है, वुड का है, वुड ही है ना ये। अब बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये टर्म तो देखो कॉमन है, यहां भी डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक। तो ये जो टर्म है ये दोनों में, लेकिन यहां पर मास ऑफ क्वाइन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है और यहां पर मास ऑफ क्वाइन बाय डेंसिटी ऑफ क्वाइन है। किसका डेंसिटी ज्यादा है, क्वाइन का कि वाटर का? ऑब्वियसली क्वाइन का ज्यादा है, चूंकि डेंसिटी ऑफ क्वाइन बड़ा है डेंसिटी ऑफ वाटर से, ये बड़ा है तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, यानी V इन फाइनल छोटा हो गया। इससे क्या पता पड़ा, इससे पता ये पड़ा सो V इन टोटल जो है वो क्या है, लेस देन है V इन से, यानी बाद वाला V इन कम हो गया। मैंने हम यहां लिख रहे हैं दैट इज V इन फाइनल इज लेस देन V इन इनिशियल, सो लेवल H डिक्रीजेज, लेवल H डिक्रीजेज, H का क्या होगा, डाउन हो जाएगा। लिखो, तो यहां से क्या समझे तुम कि अगर कोई फ्लोटिंग सिस्टम से कोई बॉडी, फ्लोटिंग सिस्टम से यानी जो फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर से किसी को अगर पानी में गिरा दें और वो अगर डूब जाए, जो पानी में गिरा वो अगर डूब जाए तो लेवल क्या होगा, घटेगा। लेकिन मान लीजिए इस पर कोई बॉडी है और इसको पानी में गिराए लेकिन ये डूब नहीं रहा, ये भी तैरने लगा, तो लेवल सेम रहेगा, ठीक है ना। दो बात हुआ, यही याद रखना है। फ्लोटिंग सिस्टम से किसी बॉडी को पानी में ड्रॉप करेंगे और वो डूब जाएगा तो लेवल डिक्रीज करेगा, और अगर वो नहीं डूबेगा तो लेवल सेम रहेगा, ठीक है। लिखिए इस बात को, नोट करके नीचे नोट करके लिखो इस बात को, नोट लिखो। when a body is dropped into water from the floating system, water from the floating system and the body completely sink into water and the body completely sink into water then level of water decreases, है ना, decreases, and if the body also floats on the surface of water, then the level of water remains same, ठीक है ना।
रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये बात हुआ। अब मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि एक नदी में एक बोट है, ये फ्लोट कर रहा है, इस पर एक आदमी बैठा हुआ है, ऐसे ही पूछ रहे हैं। इसको अचानक प्यास लगा और ये नदी से पानी ऐसे लेके पी लिया, तो लेवल घटा कि बढ़ा कि कांस्टेंट रहा है? ये आदमी नदी से पानी लेके पी लिया, क्यों कांस्टेंट रहेगा? है? जो पानी ये पिया है वो पानी तो तैर रहा था ना पानी पे, तो जो चीज तैर रहा हो उसको उठा के ये फ्लोटिंग सिस्टम पर ले आए या फ्लोटिंग सिस्टम से पानी में गिरा दे, लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अरे पानी के ऊपर तो पानी तैर रहा था ना, तो ये यहां से पानी लेके पी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पानी से फ्लोटिंग सिस्टम पे आ जाए या फ्लोटिंग सिस्टम से पानी पे चला जाए और वो तैरता हो, तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेवल सेम रहेगा। लेकिन मान लीजिए अंदर से कुछ ऐसा पत्थर जो नीचे दबा रहता है उसको निकाल के नाव पे रख रहा है, तब क्या होगा? लेवल बढ़ जाएगा, उल्टा हो गया। भाई कोई चीज को फ्लोटिंग सिस्टम से पानी में गिराया और वो डूब गया तो लेवल घटता है ना, तो उसी का उल्टा भी सोचो कि किसी डूबे हुए चीज को निकाल के नाव पे रख लिए, किसी डूबे हुए चीज को निकाल के नाव पे रख लिए तो लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम एक बात जो हम लिखा है उतना ही याद रखना है कि फ्लोटिंग सिस्टम से किसी बॉडी को पानी में गिराएंगे और वो डूब जाएगा तो लेवल घटेगा, और नहीं डूबेगा तो लेवल सेम रहेगा। तो इसका उल्टा अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं? कि अगर डूबे हुए चीज को निकाल के पानी नाव पे रखेंगे तो लेवल बढ़ जाएगा। क्या ये भी तो बोल सकते हैं? एक क्लेवर सवाल है, इंटरव्यू वगैरह में पूछता है कि एक शिप जो है पानी में जा रहा है और उसको कैप्टन को अचानक दिखा कि एक ब्रिज पास कर रहा है और शिप जो है जस्ट ब्रिज में टच होने वाला है, जस्ट। तो कैप्टन ऐसा क्या करे कि ये ब्रिज में शिप टच ना हो, नीचे से निकल जाए? क्या करे? कोई चीज को, भारी चीज को फेंक दे पानी में, तो पानी में फेंक देगा तो लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा तो ये नहीं निकल जाएगा। क्या ऐसा कोई चीज जो कि भारी हो उसको पानी में वो फेंक दिया और वो डूब गया तो पानी का लेवल डाउन हो गया और शिप जो है ब्रिज के नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझ गए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक एचसी वर्मा में एक सवाल है कि एक ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट का वजन 36 ग्राम है एयर में और 34 ग्राम है वाटर में, तो बताओ कि उस ऑर्नामेंट में कितना गोल्ड और कितना कॉपर है? किसी भी ऑर्नामेंट, गोल्ड का ऑर्नामेंट कैसे बनता है? कॉपर मिक्स करके। तो कॉपर कितना है, मतलब गोल्ड में कितना इंप्यूरिटी है, इसको भी हम लोग बुआयंसी के बेसिस पे पता कर सकते हैं, है ना? कैसे पता करेंगे? लिखिए सवाल, एक क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिखो एक। an ornament of weight 36 gram in air and 34 gram in water ठीक है, 34 ग्राम इन वाटर। फाइंड द
find the mass of copper and gold in this ornament, ठीक है ना। ये दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड जो है वो 19.3 है शायद, या 6 है कुछ है, चलो हम लिख रहे हैं 19.3, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर जो है वो 8.6 है, ठीक है ना। बनाइए, ये गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है पता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है हम यहां लिख दे रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो एक जगह ये फॉर्मूला आप जरूर लिख लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी, और अभी इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोल के चलेंगे ना। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दिया हुआ है तो वाटर के डेंसिटी को इधर ले आओ, वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई होगा तो उस मटेरियल का डेंसिटी मिल जाएगा। माने जहां स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है वहां क्या करेंगे? वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मटेरियल का डेंसिटी मिल जाएगा। नहीं, अब बनाइए। हो गया? मिटा दें? एक्चुअली क्या है इसमें समझो पहले बात को। कॉपर और गोल्ड का कितना कितना मास है ये पूछ रहा है। टोटल ऑर्नामेंट का मास है कितना वैसे? 36 ग्राम। तो एक इक्वेशन तो यहीं पर हमको मिल गया ना, मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर बराबर 36 ग्राम। क्या ये एक इक्वेशन यही हो गया? ये तो दिया हुआ है। अब क्या बोला कि अगर ये ऑर्नामेंट को पानी में डुबाओगे, अगर इसी ऑर्नामेंट को अगर हम पानी में डुबाएंगे ये ऑर्नामेंट को, तो इसका वेट जो है 34 ग्राम होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी लग रहा है ना। तो डब्ल्यू एपरेंट क्या हो गया? डब्ल्यू एपरेंट बराबर mg माइनस बी, और ये 2 ग्राम है तो 2 इंटू जी लिखते हैं, मतलब वेट में बदल दिए, मास को वेट में बदल तो क्या किए? 2 इंटू करेंगे ना। ये कितना था? 36 इंटू जी था।
एक्चुअल क्या था mg, मास क्या है 36 ग्राम है, तो 36 और इंटू जी, माइनस बी कितना होगा v इन रो वाटर इंटू जी बराबर 2g। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जी से जी कट गया, बोलो जी। सॉरी, ये 34 में आया है, ये तो 34 में आया है, माने एपरेंट वेट कितना है 34 ग्राम, तो 34g, 34g, तो ये g कट गया, बचा क्या? तो v इन इंटू रो वाटर बराबर 2 आ गया, 2 आ गया। अब बताओ ये v इन है कितना? वैसे मास बाय डेंसिटी, किसका किसका मास? मास ऑफ गोल्ड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू रो वाटर बराबर 2 हो गया। सही है? बोलिए। अब यहां बताओ, मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था? 19.3 इंटू रो वाटर प्लस मास ऑफ कॉपर बाय कितना? 8.6 रो वाटर, और ये सब इंटू रो वाटर नहीं, अब बराबर 2। ये तो कट गया ना रो वाटर, तो क्या आ गया? मास ऑफ गोल्ड अपॉन 19.3 मास ऑफ कॉपर अपॉन 8.6 बराबर 2। ये दूसरा इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो कॉपर का मास और गोल्ड का मास नहीं निकल जाएगा? मतलब कितना सिंपल तरीका है कि हम बुआयंसी फोर्स के हेल्प से ये भी पता कर सकते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड है, कि 22 कैरेट गोल्ड है, कि 18 कैरेट गोल्ड है, कि 14 कैरेट गोल्ड है। ये पता कर सकते हैं। ये कैरेट कैसे पता चलता है? हाउ मच कॉपर इज मिक्स्ड विथ गोल्ड, है ना? कॉपर का परसेंटेज गोल्ड के तुलना में क्या है, उसी से हम कैरेट डिसाइड करते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग बुआयंसी फोर्स की मदद से पता कर सकते हैं। लिखिए, ठीक है? हो गया? मिटा दें? हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे सपोज करो कि बुआयंसी लगता ही क्यों है? नहीं,
बॉयंसी फोर्स क्या है, मतलब क्यों लगता है बॉयंसी फोर्स, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अगर मान लो कि अलग अलग लिक्विड के अंदर हमको अगर ऐसा सवाल दे दे कि यहां पर एक बॉडी इस तरह से बैलेंस है, ऊपर कोई और लिक्विड है और नीचे कोई और लिक्विड है, इसका डेंसिटी ρ1 है और इसका डेंसिटी ρ2 है, तो बॉयंसी फोर्स कितना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो अलग अलग सिचुएशन में बॉयंसी फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको समझने के लिए पहले हमको बॉयंसी का ओरिजिन समझना पड़ेगा कि बॉयंसी लगता ही क्यों है ना। तो हम यहां लिख रहे हैं ओरिजिन ऑफ बॉयंसी फोर्स, इधर पहले लिखते हैं ओरिजिन ऑफ बॉयंसी फोर्स। देखो, अगर आर्किमिडीज अपना प्रिंसिपल नहीं दिया होता तो हम कैसे आगे बढ़ते, ये समझ रहे हैं। अगर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं आया होता तो हम तभी आगे बढ़ सकते थे जब हमारा बॉडी कुछ यूनिफॉर्म शेप का होता, तब हम बना लेते बिना बॉयंसी का भी, बिना आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी। कैसे? जैसे सपोज करो एक सिलेंडर है जो ऐसे डूब गया, या क्यूब है जो ऐसे डूब गया, कोई भी है ना, इसका पूरा लेंथ L है, पूरा लेंथ L है, जिसमें से H अंदर है, जिसमें से H अंदर है, और ये बैलेंस है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक, तो क्या क्या होगा भाई, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। हमको तो कुछ नहीं पता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो mg लग रहा है इस पर नीचे, mg तो ऐसे भी लगता है बॉयंसी में। उसके अलावा क्या लग रहा है mg के अलावा? ऊपर से P0A और नीचे से PA, यही ना। तो इस पर mg के अलावा क्या फोर्स लगा? mg के अलावा, चूंकि बॉयंसी क्या है, mg के अलावा जो अपवर्ड फोर्स लगता है वही बॉयंसी है। तो हम यहां लिख रहे हैं नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स एक्सक्लूडिंग mg बराबर क्या हो गया? PA माइनस P0A। बोलो, PA माइनस, ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते? प्रेशर क्या है भाई यहां का, ये प्रेशर क्या है, इस जगह का प्रेशर बोलो? P0 प्लस रो GH, नहीं है? P0 प्लस, भाई यहां का प्रेशर P0 तो है ही, या प्लस रो GH, इंटू A माइनस P0A। P0A से P0A कट गया, बचा क्या? रो GHA। क्या हो गया ये? H इंटू ए, H इंटू ए, ये है ना, V इन हुआ कि नहीं हुआ? H इंटू ए बराबर V इन। तो H इंटू ए के जगह पे पहले लिख लिए V इन। रो किसका? लिक्विड का। ये रो किसका है? इंटू जी। किसके बराबर हुआ ये? अरे बॉयंसी के बराबर हो गया भाई, यही तो बॉयंसी है। यानी बॉयंसी फोर्स कुछ है नहीं, जो ऊपर और नीचे का प्रेशर डिफरेंस है वही है। लेकिन ये प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया हर जगह निकल नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? मान लो अगर हम कहते हैं कि अच्छा सुनो ना, ऐसा करते हैं कि इस बॉडी पर निकालो तो प्रेशर डिफरेंस, ऐसा बॉडी है, इतना डूबा हुआ, इतना बाहर है, काम खराब हो जाता पूरा। तो बॉयंसी फोर्स क्या किया, इसी बात को जनरलाइज कर दिया कि भाई चाहे शेप कुछ भी हो, बॉयंसी फोर्स V इन रो लिक्विड इंटू जी होगा।
भाई सिलिंड्रिकल शेप है या क्यूबिकल शेप है या रेक्टेंगुलर कुछ है, तभी ना हम बता पाएंगे, एरिया निकाल पाएंगे और इस मेथड से निकाल पाएंगे। लेकिन बुयांसी फोर्स यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से क्या फायदा हुआ कि यही फॉर्मूला जनरल बन गया, किसी भी शेप के बॉडी के लिए हम लगा सकते हैं, है ना। तो बुयांसी फोर्स का अगर ओरिजिन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, बुयांसी फोर्स एक्ट्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के कारण जो नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है वही बुयांसी फोर्स है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे नीचे, सो buoyancy force acts on a body is due to pressure difference, is due to pressure difference, ठीक है। तो जहां पर सिलिंड्रिकल बॉडी रहेगा, जहां पर क्यूबिकल बॉडी रहेगा, वहां पर हम बुयांसी फोर्स नहीं भी सोचेंगे, केवल फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, प्रेशर ऊपर का प्रेशर नीचे का इनटू एरिया, तो भी हमारा सवाल बन जाएगा। लिखिए, अब ऐसा नहीं कि प्रेशर भी लगा दो और बुयांसी भी लगा देना, कि वो एक बुयांसी भी लगता है, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। रोटेशन तुम लोग का शुरू हुआ जी? टॉर्क अभी तक नहीं पहुंचे हो? ठीक, हो गया, फटाफट लिखो। हो गया ना? है माने हम बोले कि mg के अलावा क्या फोर्स लग रहा है, क्योंकि जो इसको बुयांसी निकालने के लिए कंपेयर किए, तुम जो लगाते हो तो बुयांसी जब लगाते हो तो mg लगाते हो ना जी, mg और b, तो b किसके बराबर हुआ, mg के अलावा जो नेट अपवर्ड फोर्स है उसी के बराबर ना b हुआ। तो वही हम निकाले कि mg के अलावा इस पर क्या फोर्स है अपवर्ड में, जो mg के अलावा नेट अपवर्ड फोर्स है वही किसके बराबर होगा, वही बुयांसी के बराबर होगा। इसी के लिए हम निकाले, ये समझने का प्रयास किए कि बुयांसी फोर्स कहां से आ गया, है ना। मिटा देंगे, चलिए आगे देखिए। अब ये सवाल था जो फिर बनाना पड़ेगा, देखो अब यहां पर यही क्वेश्चन है, ये वाला है ना, ये सवाल है। यहां तक एक अलग है और यहां के बाद
एक कोई बॉडी है ये, अलग अलग, इधर का डेंसिटी ρ1 है, इधर का डेंसिटी ρ2 है। ये पोर्शन इसका A है और ये पोर्शन B है। लिखो a body is in equilibrium, a body is in equilibrium at the interface of two liquid such that V1 volume of body is in upper liquid of density ρ1, and V2 volume of body is in lower liquid of density ρ2, find the buoyancy force on the body में buoyancy force निकालो। कैसे निकालेंगे buoyancy force? Find the buoyancy force on the body. क्या करोगे पता है ना? अब ऐसा तो सिचुएशन में हम लोग buoyancy force निकाले नहीं, एक लिक्विड था तो कह दिए V in rho liquid into G। अब अलग अलग लिक्विड में फंसा हुआ है, तो जहां नहीं समझ में आए वहां पर उसके पास्ट में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे कि buoyancy force लगा कैसे था, प्रेशर डिफरेंस के कारण, तो प्रेशर डिफरेंस लगा देते हैं। मान लीजिए यहां का प्रेशर है P1, तो P1A, बोलो। यहां का प्रेशर है P2, तो P2, ध्यान दो जी। मान लो ये वाला हाइट H1 है और ये वाला हाइट H2 है, ये समझ रहे हो? ये वाला हाइट H2 और ये वाला हाइट H1, तो तुरंत अगर हम P2 माइनस P1 लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? P2 माइनस P1, यहां और यहां का प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस तो ρGH के बराबर होता है, तो यहां तक है ρ1GH1, यहां तक है ρ2GH2। ये प्रेशर डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस लिखोगे ना, ये H1 हाइट ρ1 में था, H2 हाइट ρ2 में था, वगैरह वगैरह। अब बुआयंसी कितना होगा? बुआयंसी बराबर P2A माइनस P1A। बुआयंसी तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स क्रिएट हुआ वही है। तो B बराबर ρ1GH1, ऐसे एक मिनट, यानी फाइनली क्या आया? फाइनली आया P2 माइनस P1 इंटू A, यानी ρ1GH1 प्लस ρ2GH2 इंटू A, यानी बुआयंसी फोर्स आ गया ρ1GAH1 अब प्लस ρ2GAH2। ये V1 और ये ही ना है। अरे एरिया इंटू H1 V1 और एरिया इंटू H2 V2, यानी बुआयंसी फोर्स वही आ गया जो होना चाहिए, V1
रो 1 जी अब प्लस V2 रो 2 जी। आगे से अब ये याद रखना है कि V1 वॉल्यूम रो 1 लिक्विड में था, तो V1 रो 1 जी। जिस लिक्विड में जितना V इन है ना, उतना V इन इंटू रो इंटू जी बुआयंसी। बात समझ गए? V1 रो 1 जी प्लस V2 रो 2 जी। रो 2 वाले लिक्विड में V2 वॉल्यूम था तो V2 रो 2 जी। रो 1 वाले लिक्विड में V1 वॉल्यूम था तो V1 रो 1 जी। सबको जोड़ दिए। जिस जिस लिक्विड में जहां पर बॉडी फंसा हुआ है उसको काउंट कर लेंगे, जो बुआयंसी का एक्चुअल फॉर्मूला होता है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? V इन रो लिक्विड इंटू जी। तो V इन किस लिक्विड में है? रो L में है ना। इस लिक्विड में ये V इन है, तो जिस लिक्विड में जितना V इन होगा सबको जोड़ते चले जाएंगे। V इन यानी V1 रो 1 जी, V2 रो 2 जी। इस तरह से क्या निकल गया अपने को? बुआयंसी फोर्स निकल गया। सही है ना? नोट करिए। ठीक है ना? अब सवाल उठता है कि जिस कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है उसके अंदर किसी बॉडी को डाले तो हम बुआयंसी फोर्स निकाल रहे हैं। कंटेनर अभी तक रेस्ट में था, अगर कंटेनर को एक्सेलरेट कर देंगे तो बुआयंसी फोर्स का क्या होगा? लिखेंगे ना? हेडिंग दीजिए, बुआयंसी फोर्स इनसाइड लिक्विड buoyancy force inside liquid in accelerating container. In accelerating container. ठीक है? कैसे है वो देखो। अब अगर मान लो ऐसा सिचुएशन हम लोग कर दिए, ये कोई कंटेनर इधर एक्सेलरेट हो रहा है या इधर हो रहा है, कोई मतलब नहीं है ना। मान लो ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो क्या क्या परिवर्तन हुआ वो समझिए। पहला बात तो अब ये जो बोलते थे कि बुआयंसी फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, ये तभी तक था जब कंटेनर रेस्ट में था। ठीक है ना? अगर जनरल बात करेंगे कि बुआयंसी फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो जनरल बात करेंगे बुआयंसी फोर्स इज डायरेक्टली अपोजिट टू जी इफेक्टिव। जिधर जी इफेक्टिव है उसके ठीक अपोजिट क्या हो रहा था अभी तक? अभी तक जी के अपोजिट लग रहा था कि नहीं लग रहा था? अब जी इफेक्टिव के अपोजिट लगेगा। समझ गए? कैसे? सो देखो, जैसे मान लो यहां पर कोई बॉडी है, इस पर mg इधर लग रहा है। चूंकि ये एक्सेलरेटिंग कंटेनर है तो ma इधर लग रहा है, इधर क्या लगेगा? इधर दोनों का mg इफेक्टिव लगेगा। जहां g इफेक्टिव है क्या वैसे बोलो तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पता है बुआयंसी फोर्स किधर लगेगा? ये है हमारा बुआयंसी, ठीक अपोजिट लग रहा है। ये बुआयंसी फोर्स है। mg इफेक्टिव के अपोजिट लिखेंगे इस बात को कि बुआयंसी फोर्स acts in a direction directly opposite to G effective। ठीक है ना? और B का वैल्यू क्या होगा? B बराबर हम लोग लिखेंगे अब V इन रो लिक्विड इंटू G इफेक्टिव। जहां जहां G था वहां वहां क्या आ गया? अब नोट कर लीजिए। तो क्या आप आगे से बोलोगे कि B हमेशा अपवर्ड लगता है?
अगर स्टेटमेंट दिया कि buoyancy फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, क्या ये करेक्ट है? ऑलवेज नहीं करेक्ट है ना? buoyancy फोर्स किधर लगेगा? ऑलवेज करेक्ट क्या है कि डायरेक्टली अपोजिट टू जी इफेक्टिव, है ना? ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन लिखो तो in given arrangement density of block is less than the density of water. Density of block is less than the density of water. Density of water, ठीक है ना? The tension in a string is T naught. The tension in a string is T naught when container is at rest. When container is at rest. Container is at rest. Find the tension in a string. Find the tension in a string. Find the tension in a string. A string when container is accelerating. When container is accelerating with an acceleration A, with an acceleration A, एक में लिखो, एक में पहला क्वेश्चन, in upward direction, और दो में लिखो in horizontal direction. एक बार जब हॉरिजॉन्टल चला तब टेंशन क्या है, और वर्टिकली एक्सेलरेट हुआ तब टेंशन क्या है। अभी जब ये रेस्ट में है तो इसमें टेंशन क्या है? टी नॉट है। बनाइए। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बुआयंसी फोर्स ऊपर लगेगा बी। इस बार टेंशन को हम लोग T1 मान लेते हैं। टेंशन क्या मान लिए? mg भी लग रहा है और एक ma भी लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है ना। क्या लिखेंगे इस बार? T1 प्लस mg प्लस ma इज इक्वल टू बी, यानी T1 प्लस m इंटू जी प्लस ए। अब बी कितना? V इन रो वाटर इंटू जी इफेक्टिव। अब बुआयंसी फोर्स में क्या लगेगा फॉर्मूला? जी इफेक्टिव लगेगा। तो T1 प्लस m जी प्लस ए इज इक्वल टू V इन कितना? m बाई रो बॉडी का इंटू रो वाटर का इंटू जी प्लस ए। तो सेम सिचुएशन आ गया एक तरह से देखें तो।
क्या है यार, ठीक है ना। देखो T1 इज इक्वल टू रो वाटर बाई रो बॉडी -1 इंटू एम जी प्लस ए, यही हुआ कि नहीं हुआ। अब ये दूसरा इक्वेशन करो और दोनों को डिवाइड कर दो, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट क्या आ जाएगा, T1 बाई टी नॉट बराबर G प्लस ए बाई जी। तो T1 कितना आ गया, G प्लस ए बाई जी इंटू टी नॉट, नहीं आ गया, निकल गया टेंशन। लिखिए मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर अब क्या कर रहा है दूसरा सवाल में, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है ये कंटेनर जो है हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हुआ, ये कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हुआ, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन गया। अब ये अपने आप ऐसा बन जाएगा, ये समझ गया ना, और बुयांसी फोर्स इधर लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, टेंशन T2 और mg इफेक्टिव सीधे, क्योंकि ma इधर लगेगा और mg इधर लगेगा, इधर क्या लगेगा फिर, इधर तुमको mg लग गया, इधर क्या लगा फिर mg इफेक्टिव और इधर b लगा, तो हम इधर ही फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, इस दोनों का तो नेट ये हुआ ना। क्या लिखें, T2 प्लस mg इफेक्टिव बराबर b, है ना। फिर वही फॉर्मूला T2 प्लस mg इफेक्टिव बराबर b कितना, v इन रो वाटर इंटू g इफेक्टिव, है ना। क्या आ गया, T2 बराबर T2 बराबर आ गया, देखो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, m बाई रो बॉडी रो वाटर इंटू जी इफेक्टिव माइनस mg इफेक्टिव, है ना। ऐसे ही रखे कर लेते हैं, T2 आ गया तुमको रो वाटर माइनस रो बी -1 इंटू mg इफेक्टिव, इसको तीसरा इक्वेशन कहो, और सेकेंड और थर्ड को डिवाइड, फर्स्ट और थर्ड को, थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो T2 बाई टी नॉट क्या आ जाएगा, वहां भी mg इंटू ये था, यहां सब टर्म से यहां g इफेक्टिव है, तो क्या आएगा फॉर्मूला में, g इफेक्टिव बाई g, तो T2 आ गया g इफेक्टिव बाई g इंटू टी नॉट, सही है ना। और यही कितना आ गया, g इफेक्टिव मतलब
g² प्लस a² का रूट बाई g इंटू टी नॉट। तो नहीं कर लिए, टेंशन लिख लो। तो इस तरह से अपने को निकल गया। देखिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है और एक सिलेंडर इसके अंदर डुबाया गया है। ध्यान देना, ये एक सिलेंडर है जो इसके अंदर ऐसे डुबाया गया है। क्या बीच बीच में कलर आ जाता है अपने आप। ये एक सिलेंडर है ना, अभी क्या है कि सिलेंडर का एल लेंथ जो है वो अंदर है। कितना? एल लेंथ। कब? जब कंटेनर रेस्ट में है। अब कंटेनर को वर्टिकली अपवर्ड ए एक्सेलरेशन दे दिए, तब कितना लेंथ सिलेंडर का अंदर होगा? ठीक है ना, लिखिए। Initially when container is at rest, initially when container is at rest, when container is at rest, then L length of cylinder is inside water at equilibrium. Inside water at equilibrium. Inside water at equilibrium. At equilibrium. Find the length of cylinder inside water. Find the length of cylinder inside water at equilibrium. At equilibrium when container is accelerating. When container is accelerating when container is accelerating in upward direction with an acceleration a. बताओ, when container is accelerating in upward direction with an acceleration a. With an acceleration a. तो इसका जवाब होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एक्सेलरेट करेंगे या हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेंगे, जो लेंथ पहले था वही लेंथ बाद में रहेगा। क्यों? क्योंकि जी इफेक्टिव कट जाता है। देखिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बी ऊपर एम जी नीचे, और कुछ है क्या? और कुछ है? नहीं है। तो mg बराबर b, ठीक ना। m कितना? m तो m है यार, m g, अब b कितना? v इन रो लिक्विड इंटू g, तो g से g कट गया, तो v इन क्या आ गया? m बाई रो लिक्विड का। अब V इन क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू, तो एरिया इंटू लेंथ बराबर m बाई रो L, यानी m बाई ए रो L, यही ना? अरे बोलो। अब हम कंटेनर को कर दिए एक्सेलरेट, when container is accelerating in upward direction,
अपवर्ड डायरेक्शन। अब कंटेनर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो गया भाई? मान लो इस बार जो लेंथ है वो कितना है? इस बार जो लेंथ है उसको हम मान लेते हैं एल डैश, है ना? एल डैश मान लिए। क्या लेंथ मान लिए? एल डैश। कहानी अभी भी वही है कि एम जी नीचे लगेगा और चूंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है तो एम ए भी नीचे लगेगा। अब बुआयंसी ऊपर लग रहा है। क्या लिखिएगा इक्वेशन? B इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। अब B क्या लिखोगे? V इन रो लिक्विड इंटू जी इफेक्टिव बराबर एम जी प्लस ए। अरे बोल कहना है, ठीक है? अब देखो यानी V इन रो लिक्विड G प्लस ए इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। जी प्लस ए कट ही ना गया, एक्सेलरेट होने से फर्क क्या पड़ा? V इन को वैसे ही A इंटू एल लिखोगे। अब बाई एम बाई रो एल हो जाएगा। ये एल डैश, सॉरी एल डैश क्या आया? एम बाई रो एल इंटू ए। अरे बोलो, पहले भी क्या आया था? एम बाई ए रो एल, एम बाई ए रो एल, यानी सो एल डैश बराबर एल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बड़ा साधारण सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई सिलेंडर डूब रहा है, उसका एल लेंथ अंदर है, अब एक्सेलरेट कर देंगे तो क्या होगा? अंदर कितना लेंथ रहेगा? तो भी अंदर एल ही रहेगा। वी इन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक्स कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है कि रेस्ट में है। वी इन को क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि कट जा रहा है। जी इफेक्टिव तो कट जाता है ना, इसलिए नहीं मतलब है। टेंशन को ही मतलब था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आप आराम से सवाल बना सकते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे थे बुआयंसी फोर्स का। अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली टॉर्क का जरूरत पड़ रहा है। टॉर्क थोड़ा बताएंगे हम उसके बारे में। सेंटर ऑफ बुआयंसी यानी सीओबी। ये सेंटर ऑफ बुआयंसी क्या है ये देखिए। जैसे सेंटर ऑफ मास पढ़े हो ना, क्या है सेंटर ऑफ मास? काहे ऐसा करते हैं? ऐसा होता है क्या? एक जगह मास कॉन्सेंट्रेट होता है किसी बॉडी का? मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्या जरूरत है? नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत होगा? माने सेंटर ऑफ मास पढ़ने का क्या जरूरत है? सबका सेंटर ऑफ मास निकालते रहते हो। सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/π पे, डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3 पाई पे। ये क्यों करते हैं? सेंटर ऑफ मास निकालने का जरूरत ही क्या है हमको? एक्चुअली होता यह है कि सेंटर ऑफ मास जैसा कोई पोजीशन होता नहीं है। ये एक इमेजिनरी पोजीशन है जो हम लेते हैं किसी बॉडी का। कारण यह है कि क्लासिकल मैकेनिक्स पूरा का पूरा पॉइंट मास के लिए वैलिड है। हम जो भी फॉर्मूला निकालते हैं सब किसके लिए निकालते हैं? पॉइंट मास के लिए। अब कहोगे पॉइंट मास क्या होता है? क्या है पॉइंट मास? पॉइंट मास मतलब क्या? तुम पॉइंट मास हो कि नहीं है? तुम लोग पॉइंट मास हो कि नहीं? तो जवाब है कि कोई भी बॉडी, हाथी भी पॉइंट मास हो सकता है। अरे भाई किस प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? जैसे मान लो पूरा
ब्रह्मांड को हम एक सिस्टम मान लें तो उसके तुलना में हाथी का क्या औकात है? वो छोटा चीज हो गया एकदम, है ना। हम बोलेंगे कि भारत का जितना एरिया है उस एरिया की तुलना में एक हाथी कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, तो कहेंगे ना नेग्लिजिबल, तो वो पॉइंट मास हो गया। मतलब हम जो बाकी मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट की तुलना में अगर बॉडी का डायमेंशन नेग्लिजिबल है तो पॉइंट मास हो गया। अब एक चींटी तुम्हारे पैर से चलना शुरू किया, सर तक जाएगा तुम्हारे, तो उसके लिए तुम बहुत लार्ज मास हो, उसके लिए तुम पॉइंट मास नहीं हो। लेकिन एक ही मास किसी के लिए पॉइंट मास हो सकता है, किसी के लिए बहुत लार्ज मास हो सकता है। डिपेंड कर रहा है किस प्रोस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो पॉइंट मास, कोई स्पेसिफिक बॉडी को पॉइंट मास नहीं बोलते हैं। पॉइंट मास कोई भी बॉडी हो सकता है, शर्त यह है कि उसका डायमेंशन बाकी मेजरमेंट के तुलना में नेग्लिजिबल होना चाहिए। एक बैट्समैन बॉल को हिट किया और 6 रन के लिए चला गया बॉल, तो ये जो 6 रन का मेजरमेंट हम करते हैं उसके तुलना में बॉल क्या है? पॉइंट मास है। लेकिन एक बॉलर बॉल को ऐसे घुमाता है स्पिन करने के लिए, तो स्पिनिंग को एनालिसिस जब हम करेंगे, बॉल के स्पिनिंग को जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए बॉल क्या है? पॉइंट मास नहीं है ना। उसके लिए बॉल का जो एरिया हुआ वो सिग्निफिकेंट हुआ नहीं, तब हाथ में पकड़ कैसे उसको स्पिन करता है। तो डिपेंड करता है किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो खैर, तो सारा का सारा जो डायनामिक्स है, सारा का सारा जो मैकेनिक्स है, वो सब किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए। जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये एम क्या है? पॉइंट मास है। तब ना तुरंत हम बोलते हैं कि भाई देखो ये फोर्स लगाए, इसको एक्सेलरेशन ए है तो एफ बराबर एम, बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन अगर हम यहां बोल दें कि ये बॉडी हमारा, लो पकड़ो, अब ये बॉडी है और यहां पर फोर्स लगाए एफ, अब मास इसका एम है दिया हुआ, अब एक्सेलरेशन क्या करेंगे? इसको जब धक्का देंगे तो ये ज्यादा तेजी से चलेगा, उसके तुलना में ये कम तेजी से चलेगा, यानी अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो फिर मास इनटू एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन? फिर बॉडी का तो अलग अलग एक्सेलरेशन, अलग अलग पॉइंट पे, इसका अलग एक्सेलरेशन, इसका अलग एक्सेलरेशन, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग है। तो बॉडी का एक्सेलरेशन लाओगे कहां से? तो यही बात है। जैसे मान लीजिए कि कहेगा कि ये बॉडी है, चट्टान एक ले लिए, ये रिफरेंस लेवल है, अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो पॉइंट मास था तब तो एच हाइट लेके तुरंत एमजीएच कर देते थे, अब एच कहां से कहां तक करे? तो ये सब समस्या क्यों हो रहा है? मास का सिग्निफिकेंट डायमेंशन होने की वजह से, एक्सटेंडेड मास होने की वजह से। तो अगर अपने को एक्सटेंडेड मास का मैकेनिक्स एनालिसिस करना है, एक्सटेंडेड मास का मोशन, उसका एक्सेलरेशन, उसका फोर्स, कुछ भी निकालना है, तो हम उसको उसके इक्विवेलेंट पॉइंट मास से रिप्लेस करते हैं। उस पूरे एक्सटेंडेड बॉडी को उसके इक्विवेलेंट एक पॉइंट मास बना लेते हैं, ठीक है ना। और वही पॉइंट मास उस पूरे बॉडी का क्या होता है? सेंटर ऑफ मास है। माने सेंटर ऑफ मास एक ट्रिक है, जिस ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी का ये मोशन एनालिसिस करने के लिए, उसका डायनामिक्स एनालिसिस करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। खैर, तो जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वैसे ही है सेंटर ऑफ बॉयंसी। लेकिन सेंटर ऑफ बॉयंसी उस पार्ट का सेंटर ऑफ मास है जो पार्ट डूबा हुआ है। केवल डूबे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ बॉयंसी कहलाएगा, जितना पार्ट डूब गया, ठीक है ना। लिखेंगे द सेंटर ऑफ मास ऑफ, द सेंटर ऑफ मास ऑफ, द सेंटर ऑफ मास ऑफ submerged part of body,
submerged part of body, submerged part of body is called center of buoyancy, is called center of buoyancy, है ना. The line of action of the line of action of buoyancy force, the line of action of buoyancy force, the line of action of buoyancy force passes through the center of buoyancy, passes through the center of buoyancy. अब इसका मतलब क्या है, क्यों ये बात कर रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान दिया जाए. जैसे सपोज करो कि कोई चीज डूब रहा है, ऐसे डूब रहा है. जैसे मान लो कि पूरा लेंथ का जो बीच हुआ, मतलब यहां कहीं हुआ या यहां कहीं हुआ, मान लो, ठीक है ना. तो ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया. यहां से क्या पास करेगा, mg कहां पे लगता है, और सेंटर ऑफ मास कहां होगा, पूरे रॉड के बीच में. लेकिन इतना पोर्शन डूबा हुआ है, कितना पोर्शन, r, इसका r पोर्शन डूबा हुआ है. तो ठीक r/2 पे, यहां पर कितना दूरी पे, r/2 पे क्या होगा, ये सेंटर ऑफ बुoyancy होगा. डूबे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ बुoyancy है ये, और बुoyancy फोर्स जो है यहीं से पास करेगा. बुoyancy फोर्स कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ बुoyancy से. अब इन सब बातों का क्या उपयोग है, उसके लिए हमको एक टर्म जानना पड़ेगा, टॉर्क, है ना. टॉर्क ऐसे अगर तुम पढ़े रहते तो हम डायरेक्ट बढ़ा देते, लेकिन थोड़ा सा टॉर्क के बारे में बात करेंगे, तभी जाके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं. पहले ये फिक्र बनाइए आप. हो गया, समाप्त हो गया ऑलमोस्ट चैप्टर. केवल हाइड्रोस्टैटिक्स बताना है. अगला क्लास में उम्मीद है कि हम जो है फ्लूइड डायनामिक्स शुरू कर देंगे. अभी तो 2 क्लास एकदम डिस्टर्ब हो गया. लीजिए यहां पर ध्यान दीजिए. अब तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टॉर्क बताते हैं, है ना. अलग से ये नोट्स में मत लिखना, इसको जो नोट्स है उसको डिस्टर्ब मत करो. नोट्स में जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, ठीक है ना. नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट्स जो हम बनाते हैं ये आपको रिवीजन में काम आएगा, इसलिए नोट्स में एकदम सिस्टमेटिक लिखा होना चाहिए. टॉर्क अलग से लिख लीजिए आप, केवल यहां पर समझना है. टाउ से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं. क्या होता है भाई, जैसे फोर्स का क्या क्या इफेक्ट तुम जानते हो. फोर्स क्या कर सकता है, क्या करता है, सीधे शेप पे चले गए और कुछ काम नहीं समझ में आ रहा है. किसी को धक्का दे सकता है या खींच सकता है, आइदर पुश और पुल. माने हम मैकेनिक्स में शेप को बर्बाद करने के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, उसके मोशन और उसके मोशन के कारण के बारे में बात कर रहे हैं. तो मोशन में क्या करेगा फोर्स, आइदर पुश और पुल. यही हम लोग पढ़ते हैं, पुशिंग फोर्स और पुलिंग फोर्स. लेकिन एक और इफेक्ट है फोर्स का, वो इफेक्ट है ट्विस्टिंग. घुमा दिया ऐसे, हाथ तुम्हारा पकड़ के ऐसे घुमा दिए, दर्द होगा, तो भी तो फोर्स का ही इफेक्ट है ना. ट्विस्ट कर देना भी फोर्स का इफेक्ट है, घुमा देना, रोटेट कर देना. तो फोर्स का जो ट्विस्टिंग इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट है, उसको हम टॉर्क के टर्म्स में डिफाइन करते हैं. किस टर्म में डिफाइन करते हैं, टॉर्क के टर्म. द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टॉर्क. लिखेंगे द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स
is defined in terms of टॉर्क। तो जब कोई घूमेगा तब हम टॉर्क की बात करेंगे। तो घूमेगा तो एक्सिस होगा, ऐसी घूमता है, कोई भी घूमता है तो कोई ना कोई उसका एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे गेट को ऐसे खोले बंद किए तो जो कब्जा जहां पे लगा हुआ है वहां पे क्या है, उसका एक्सिस है, एक्सिस है तभी घूमता है वो। जैसे सपोज करिए कि एक रॉड हम ले लिए ऐसा, ये रॉड को यहां पे पिवोट कर दिए, ये पिवोट है। ये क्या ऐसा होता है कि कभी ऐसा लिखाने लगता है यार, पिवोट, इसको पिवोट कर दिए माने हिंज कर दिए, कांटी ठोक दिए, यहां पे चलेगा नहीं ये। लेकिन अगर इसको हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये घूम तो जाएगा, नहीं घूम जाएगा। तो इसका एक्सिस कहां पर है, ये एक्सिस है, पिवोट से पास कर रहा है इसका एक्सिस, ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से पास किया। अब इससे अगर इसका दूरी r है तो टॉर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन force into perpendicular distance of point of application of force, point of application of force from axis of rotation, from axis of rotation, force into perpendicular distance of point of application of force फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी देखो जितना दूरी होगा फोर्स का ना उतना आसानी से घूमेगा वो। नट खोलने के लिए रेंच का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रेंच लगाने से फोर्स का दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। और डायरेक्ट नट खोलोगे तो वहीं पे फोर्स लगाओगे, और नट में रेंच लगा के ऐसे घुमाते हैं ना दूर से तो घूम जाता है। तो फोर्स जितना दूर लगेगा उतना अधिक टॉर्क होगा। तो क्या फॉर्मूला है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या, जैसे सपोज करिए ये यहां पर पिवोट किया हुआ है, अब फोर्स इस बार हम ऐसे लगा रहे हैं थीटा एंगल पे, और ये दूरी r है, तो यहां टॉर्क क्या होगा, ये थीटा एंगल है। तो या तो हम डिस्टेंस को फोर्स के परपेंडिकुलर करें, हमेशा डिस्टेंस फोर्स के परपेंडिकुलर लेंगे, या फोर्स को ही परपेंडिकुलर में कंपोनेंट तोड़ दें, दोनों कर सकते हैं, जो आसान है। तो ये F है, इधर F cos थीटा, इधर क्या हो गया F sin थीटा हुआ, तो यहां पे टॉर्क बराबर हो गया F sin थीटा इंटू R। सही है ना, ये टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है। बात समझे, लिखिए पहले इतना लिखिए, जहां पे फोर्स लग रहा है वहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेंगे, एक्सिस से लेंगे। अब एक्चुअली है क्या, जैसे एक और चीज उसी में डिस्कस कर लें। सपोज करिए कि एक रॉड को यहां पे पिवोट कर दिए, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं F और एक F इधर लगा दिए, तो वैसे तो नेट फोर्स बैलेंस है इस पर, नहीं कोई फोर्स है क्या। अगर नेट फोर्स पूछेंगे तो कहेंगे जीरो, फिर भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि ये घूम रहा है। ऐसे फोर्स लगाएंगे तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा, और घूमने का सेंस जो है दोनों के कारण सेम होगा। अब कहोगे घूमने का सेंस पता कैसे करें, बड़ा आसान तरीका है।
एक्सिस से एक आर, एक्चुअली टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला है ना, ये सब वेक्टर में भी कराए थे, आर क्रॉस एफ, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का, आर क्रॉस आर वेक्टर, यानी एक्सिस से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो आर वेक्टर है, तो इसको आर लिखो, और ये एफ वेक्टर, तो आर क्रॉस एफ ऐसे ना होगा, होगा कि नहीं? इसके लिए देखिए आर वेक्टर इधर, एफ वेक्टर इधर, तो यहां भी आर क्रॉस एफ ऐसे ना होगा, तो दोनों का सेंस सेम है कि नहीं? फोर्स अपोजिट लग रहा है लेकिन टॉर्क सेम सेंस में लग रहा है। तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क ऐड हो जाएगा, नेट मिलके घुमा रहा है, ठीक है ना? अब आगे से अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, जहां भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, वहां पर टॉर्क डेवलप होगा। अभी तक क्यों नहीं टॉर्क डेवलप हो रहा था? क्योंकि हम पॉइंट मास पढ़ते थे, भाई बी यहां लग रहा है, एमजी यहां लग रहा है, काहे का टॉर्क? एक ही पॉइंट पे दोनों लग रहा है। अब क्या है कि अलग अलग लगेगा तो क्या होगा? टॉर्क लगेगा। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बदल गया तो टॉर्क लगेगा। और जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, अभी तक तुम लोग इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ते हो कि नेट फोर्स बैलेंस कर देंगे। अब हम बोलेंगे कि केवल फोर्स बैलेंस करने से काम नहीं चलेगा, टॉर्क भी बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो पता चला सीढ़ी ऐसे लगाए दीवार में और एकदम ऐसा लगाए कि फोर्स बैलेंस है, चढ़ गए सीढ़ी पर, ऐसे पलट गया तो भी तो गिरोगे। सीढ़ी अगर पलट जाए, नहीं गिरेगा आदमी। तो इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स के साथ साथ नेट टॉर्क भी जीरो, समझ गया ना? तो वही बात हम कहना चाह रहे हैं। हम लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स बराबर जीरो और नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए। किसी भी एक्सिस जब हम बोलते हैं तो क्या मतलब होता है? वहां से दूरी लेते हैं, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए? तब जाके हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम हुआ। लिखिए इस बात को। आगे देखो, हाँ क्या हम लोग बात कर रहे थे? नेक्स्ट में जो हम लोग बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन है, पैकेज में है, डीपीपी का ही सवाल है, लेकिन ये एचसी वर्मा का भी क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं और अपने डीपीपी में भी है। देखो, एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है 0.5 मीटर तक। किस हाइट तक पानी भरा है? 0.5 मीटर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। और एक रॉड है जो अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन किया हुआ है, ऐसे उसको ये रॉड है ना, यहां पर हिंज है ए पॉइंट पे। देखो, इन द गिवन अरेंजमेंट rod is hinged at point A. In the given arrangement, rod is hinged at point A. है ना? Rod is hinged at point A. The length of rod is 1 meter. Find the angle theta at equilibrium. Find the angle theta at
इक्विलिब्रियम लाओ, तो ये इसमें रॉड का कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ होगा, वो देख लेते हैं। रॉड का ये सवाल है 15 नंबर जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लैंक इज 0.5। हाँ लिख लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉड इज 0.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉड दिया है कितना? 0.5। बनाओ। इक्विलिब्रियम में क्या निकालना है? थीटा। क्या निकालना था? थीटा एट इक्विलिब्रियम। आइए लिख दिए कि रॉड इज हिंज्ड एट पॉइंट ए। यहां पर हिंज कर दिए, माने रॉड फिक्स है, वो चल नहीं सकता है, केवल घूम सकता है। क्या करेंगे? पहले तो ये पता करेंगे कि mg कहां से पास कर रहा है। तो ये पूरा 0.5 है, तो रॉड का तो 0.5 यहां आएगा ना। रॉड 1 मीटर का है, तो रॉड के 0.5 पे mg लगा दें। ये mg लगा दिए। कितना डिस्टेंस पे? 0.5 मीटर पे है ना। ये बोलो mg लग गया। और बुआंसी कहां लगेगा ये पता है? यहां से अगर r डिस्टेंस अंदर है, r डिस्टेंस अंदर है ये, तो बुआंसी फोर्स यहां लगेगा। ये सेंटर ऑफ बुआंसी हो गया ऊपर की तरफ, कितना दूरी पे? r/2 दूरी पे, यही ना। ध्यान दो, तो इक्विलिब्रियम के लिए तो फोर्स तो बैलेंस, हिंज ही है, तो फोर्स बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हिंज किया हुआ है ना। तो क्या बैलेंस करेंगे? टॉर्क। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, टॉर्क ड्यू टू mg बराबर टॉर्क ड्यू टू बुआंसी, यही ना। सोचो ना, सोच के देखो, बुआंसी mg इसको इधर घुमाना चाह रहा है और बुआंसी ऊपर यानी इधर घुमाना चाह रहा है, तो दोनों अगर बैलेंस हो जाएगा तो काम हो जाएगा, रॉड रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब टॉर्क निकालने का फॉर्मूला था क्या? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg तो यहां लग रहा है ये, तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? ये डिस्टेंस, ये पूरा 0.5 है और ये थीटा है, मतलब ये भी थीटा है, तो ये 0.5 साइन थीटा, ये 0.5 कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 0.5 साइन थीटा। भी देखते जाओ, सही। और b का टॉर्क कितना? b इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ना, ये वाला डिस्टेंस, बोलो। ये एंगल थीटा है, तो है, ये थीटा है अपना, तो ये है r/2, तो
तो ये कितना आर बाई टू साइन थीटा हुआ कि नहीं? बी इंटू आर बाई टू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि कट ही गया तो थीटा निकलेगा कैसे? सब निकलेगा, देखो ना, ये 2 इधर आके 0.5 को 1 कर देगा, तो mg बराबर बी आर, और r कितना, ये पूरा r है और ये 0.5 है, तो हम क्या लिख दें मालूम है? cos थीटा बराबर 0.5 अपॉन r। नहीं तो r निकलेगा तो थीटा नहीं निकल जाएगा? अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है? ये 0.5 और ये पूरा r और ये थीटा, तो cos लेंगे तभी ना बेस बाय हाइपोटेनियस होगा। चलिए, यानी फाइनली हम लोग पहले r निकाल लेंगे, आगे देखेंगे। b कितना है? mg को रहने दो mg। अब b कितना? बुयांसी, यानी डूबे हुए पार्ट का लेंथ। तो टोटल लेंथ l है, तो इकाई m बाई l की है, मतलब क्या? मास पर यूनिट लेंथ। अब ये हो गया इकाई लेंथ का मास, तो r लेंथ का मास इंटू r हो गया कि नहीं हो गया? तो ये किसका मास निकला? जो पार्ट डूबा हुआ है। इसमें इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 इंटू रो वाटर से, तो ये वॉल्यूम हो गया V इन। V इन निकल गया। अरे भाई, मास बाय डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 दिया था ना, तो 0.5 इंटू रो वाटर हुआ कि नहीं हुआ डेंसिटी? इंटू रो वाटर किसके लिए? ये तो V इन हुआ, इंटू रो वाटर हुआ, इंटू G हुआ, इंटू R जो अपना है सो रहेगा। बोलो, तो G से G कट गया, M से M भी तो कटेगा, M से M कट गया, रो वाटर से रो वाटर कट गया, और लेंथ क्या है? एक्चुअली 1 है, तो 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन लेंथ 1 इंटू 0.5। बोलो, तो r कितना आ गया? आर स्क्वायर कितना आ गया तुमको? 1/2। r क्या आ गया? 1/√2। सही है ना? ही ना आया? तो कितना गया ये? तो इधर रख दें अब, तो cos थीटा बराबर r 1/2 इंटू 1/√2, यही ना? तो बच गया कितना? 1/√2, तो थीटा कितना? 45 डिग्री। नहीं आ गया? यही है। तो बुयांसी के सवाल करते रहेंगे, जहां पर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने लगेगा और हिंज किया रहेगा, वहां पर क्या बैलेंस करेंगे? टॉर्क। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। देखो जी, होता यह है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दो तरह से इक्विलिब्रियम में हो सकता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है स्टेबल और अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या अंतर है? बोलो। क्या अंतर है जी? फोर्स 0। ये सब क्यों होता है पता है तुम लोग के साथ? सवाल नहीं बनाने के कारण। जिस तरह से तुम लोग पढ़ रहे हो कुछ होना नहीं है। जो आदमी घर में सवाल नहीं बनाएगा वो यही बोलेगा। बताओ, पूरा पढ़ लिया, अभी तुम्हारा मतलब मैकेनिक्स में बस लास्ट चैप्टर बचा है और तुमको ये नहीं मालूम है कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं पता है। नहीं पता किसी को? पूरा क्लास में किसी को पता नहीं है? बताइए।
अरे नेट इक्विलिब्रियम समय में नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स क्या है? स्टेबल अनस्टेबल से क्या मतलब? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। अब स्टेबल का क्या मतलब, अनस्टेबल का क्या मतलब? पूरा वर्क एनर्जी में इस पर सवाल है, पता नहीं, तो फिर भी सबको जानकारी नहीं है, कैसे पढ़ता है समझ में नहीं आता। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका नॉर्मल फोर्स और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? क्यों? तो क्यों नहीं बोल रही इस बात को? ये बात बोलने में शर्म आ रहा था। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे तो उस पर जो अनबैलेंस फोर्स डेवलप होगा वो वापस उससे उसको उसी पोजीशन पर लेके आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर यहां रख देंगे तो ये अगर यहां से डिस्प्लेस करेंगे तो और उल्टा इसको इस पर जो फोर्स डेवलप होगा वो क्या करेगा? इसको इधर ही फोर्स लग जाएगा, इसको और नीचे गिरा देगा। तो सारा खेल अनबैलेंस फोर्स का है। अनबैलेंस फोर्स अगर इक्विलिब्रियम की ओर लगे, अनबैलेंस फोर्स अगर इक्विलिब्रियम की ओर लगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अनबैलेंस फोर्स अगर इक्विलिब्रियम से अवे लगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा बात, स्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। पता नहीं क्या तुम लोग पढ़ी। देखो इधर तो फ्लोटिंग बॉडी में भी ये चीज है। सीप के डिजाइनिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भाई इक्विलिब्रियम कैसा है सीप का। जैसे आप सोचिए कि एक सीप बनाते हैं, ऐसा सीप का नीचे वाला पोर्शन रहता है ना, और ऊपर जाते जाते ये पतला होता है, ऐसा कुछ, माने मल्टी स्टोरी सीप है तो ऐसा कुछ ऊपर जाके वो पतला होता जाता है। ये समुद्र में ये सीप चल रहा है सपोज करिए, तो शर्त ये है कि ये तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। एक हम लिख रहे हैं पहला, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या करना होता है कि सेंटर ऑफ मास नीचे होना चाहिए और सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होना चाहिए। कहोगी कैसे हो सकता है भाई? जो डूबा हुआ पार्ट है उसका सेंटर है सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो उसी को ना नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे कोई आर्क है, नीचे से आर्क क्यों बनाया गया? नीचे से आर्क इसलिए बनाया गया क्योंकि आर्क का सेंटर ऊपर होता है। तो नीचे से अगर आर्क बना देंगे तो डूबे हुए पार्ट का सेंटर ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। और जितना सीप में हेवी चीज है, सीप का मशीन या क्रूज शिप है, तो जितना पैसेंजर है उसका लगेज, ये सब नीचे रखा जाता है। यानी भारी चीज को नीचे रखा जाता है। भारी चीज नीचे रहेगा तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा। अगर ऐसा फ्लोटिंग बॉडी में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बॉयंसी के नीचे है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों ऐसा बोले हम? क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? तो उसका कारण देखिए आप। अब देखो, जैसे समुद्र में क्या होता है, नॉर्मली तूफान आते रहता है ना। तूफान आएगा तो इस पर टेढ़ा हो जाएगा। ये तूफान के कारण हवा के दबाव से ये क्या हो जाएगा? सीप टेढ़ा हो जाएगा। जैसे ये सीप टेढ़ा होगा, जैसे अब ये सीप ऐसा हो गया, डिस्टर्ब हो गया इसका इक्विलिब्रियम, ये सीप अब ऐसा हो गया है ना। कुछ ये सीप ऐसे टेढ़ा हो गया सपोज करिए, इस तरह से। अब इसका ये है सेंटर ऑफ मास और ये है सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो बी ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। इस पर जो टॉर्क डेवलप होगा, कैसे? mg का इधर लगना और b का इधर लगना, दोनों मिलकर इसको सीधा करेगा ना। सीधा करेगा नहीं करेगा? तो ये फिर से इसको वापस सीधा कर देगा। तो अगर मान लीजिए समुद्र किसी तूफान, सीप अगर किसी समुद्र के अंदर किसी तूफान में फंस गया और उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ,
तो भी सेंटर ऑफ मास के कारण जो mg लगेगा और सेंटर ऑफ बुयांसी से जो b पास करेगा, वो दोनों का टॉर्क इसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ रोटेट कर देगा और ये बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यानी इस फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब सेंटर ऑफ बुयांसी सेंटर ऑफ मास से ऊपर हो। लिखो इस बात को। इफ सेंटर ऑफ बुयांसी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, इफ सेंटर ऑफ बुयांसी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी is above the center of mass, is above the center of mass, is above the center of mass, center of mass, then the floating body, then the floating body is in stable equilibrium, is in stable equilibrium। ये फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। ऐसे सोच के देखो ना, ऐसे अगर फोर्स लगेगा सीधा नहीं हो जाएगा, ये ऐसे टेढ़ा हो गया है, तो इसको अगर ऊपर फोर्स लगाएंगे तो सीधा नहीं होगा, होगा ना? तो ऐसे लगेगा। अगर ऊपर का फोर्स ऊपर और नीचे का फोर्स नीचे लगेगा तो अपने आप ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो गया। लेकिन अगर इसी का उल्टा रहता, कहानी उल्टा कर देते। कैसे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। किसी भी वजह से सेंटर ऑफ बुयांसी नीचे और सेंटर ऑफ मास जो है ऊपर हो जाए। नहीं, अब सोचो सिचुएशन। इधर है सेंटर ऑफ बुयांसी, ऊपर है सेंटर ऑफ मास। अब ये नीचे लग रहा है mg, अब b ऊपर लग रहा है। इस बार क्या होगा? और गिर जाएगा ये। हल्का सा भी तूफान के कारण ये डिस्टर्ब हुआ तो इसका टॉर्क इसको पूरे डिस्टर्ब कर देगा और इसको डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। तो शिप का डूबना तय है ना? तो मान लीजिए कि क्रूज शिप है, बहुत सारा पैसेंजर चढ़ा हुआ है और सब अचानक चला गया एकदम टॉप फ्लोर पे कि हम भाई बाहर समुद्र का नज़ारा देखेंगे। तो टॉप फ्लोर पर चला जाएगा तब ठीक से नज़ारा दिखा देगा वो, नहीं? तो इसीलिए क्या होता है कि आप शिप का जो डिजाइनिंग होता है, जो शिप डिजाइनिंग होता है, उसमें देखते हैं कि ऊपर जाते हुए छोटा उसको उसका फ्लोर जो है छोटा करते जाता है, नीचे बड़ा रहता है। सारा हेवी चीज नीचे होता है जिससे कि सेंटर ऑफ मास हमेशा किधर रहे? नीचे रहे। और एक साथ बहुत सारे पैसेंजर को ऊपर जाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि एक साथ सारा पैसेंजर चला जाएगा तो फिर वही बात हो जाएगा।
तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो मेंटेनेंस इंजीनियर है या जो शिप डिजाइनिंग इंजीनियर है उसको इस बात का जानकारी रहता है, उसके हिसाब से शिप का डिजाइन करता है। हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कारण है, उसके पीछे कुछ है कहानी। ऐसे नहीं कि ऐसा ही आर्किमिडीज उठा एक बुयांसी फोर्स दे दिया और हम लोग फालतू पढ़े जा रहे हैं। सब चीज के पीछे कोई ना कोई वजह है, इसलिए पढ़ते हैं। बनाइए, लिख लो इसमें कि इफ सेंटर ऑफ buoyancy of floating body is below the center of mass, if center of buoyancy of floating body is below the center of mass, then the equilibrium of floating body is called unstable equilibrium, ठीक है। तो ये कहानी था। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, है ना। मैंने फ्लूइड स्टैटिक्स का ये लास्ट टॉपिक होगा। एक क्लास मैंने एक डेढ़ घंटा लगेगा पढ़ाने में, और उसके बाद फिर हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में, ठीक है। छोटा है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, 2 क्लास लगेगा। माने 2 क्लास का मतलब होता है 2 घंटे, नहीं 4 घंटा नहीं, 2 क्लास का मतलब डेढ़ घंटे का 2 क्लास, ठीक है ना। तो इतना ही लगेगा, फ्लूइड खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, इसी पैकेज में शायद हमको लगता है वो भी नहीं, सॉलिड है, सॉलिड इसी में है। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। डीपीपी 3 का रिमेनिंग और डीपीपी 4 ये होमवर्क है, अगले क्लास में हम ये सब देखेंगे।